Dear students, today we are going to learn the exercise with question answer of the chapter Report of an Adjudged Case. This is the 7th chapter of your Special English of class 10th. So let's start the exercise. Under the exercise, the first section is vocabulary section. इस सेक्शन के अंदर हम लोग कुछ शब्दों का, कुछ वर्ड्स का और उनकी मीनिंग्स का अभ्यास करेंगे और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो नई हैं वर्ड्स की, कि किस प्रकार से कुछ वर्ड्स सिंगुलर्स होते हैं, कुछ ऑलरेडी हमेशा प्लूरल्स होते हैं, उनके बारे में सीखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपके नीचे ये जो शब्द आगे दिए जाएंगे उनके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, उनके जो महत्वपूर्ण गुण हैं, चरित्र हैं, उनको बताना है। उसमें आप देखिए पहला क्वेश्चन है स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स क्या होते हैं? तो इसकी मीनिंग दी हुई है अ पेयर ऑफ लेंसेस। ये दो लेंसों का एक पेयर है, यूज्ड फॉर डिफेक्टिव आइज, जिसकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, उनकी नज़र को, उनकी दृष्टि को इन्हेंस करने के लिए इन स्पेक्टेकल्स का यूज़ किया जाता है। और ये जनरली हमेशा पेयर में आते हैं, यानी प्लूरल के रूप में इनका यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूज़। न्यूज़ जो है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में यूज होती है, जिसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन, सूचना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा, थर्ड वर्ड है ट्राउजर्स। ट्राउजर्स भी हमेशा पेयर में होते हैं, प्लूरल के रूप में होते हैं और इसकी मीनिंग होती है अ पीस ऑफ ड्रेस वर्न ऑन लेग्स। पैरों पे पहने जाने वाला एक ड्रेस है जिसमें दो हिस्से होते हैं, उसको जनरली हम प्लूरल में यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है सीजर्स। आप जानते हैं कैंची होती है, इसमें डिफिनीशन देखिए, एन इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ टू ब्लेड्स ज्वाइनिंग इन द मिडल। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें दो ब्लेड्स होती हैं और उन दोनों को मिडल में ज्वाइंट रखा जाता है और इट इज़ यूज्ड फॉर कटिंग समथिंग। नाउ इन द नेक्स्ट पेज द सेकंड क्वेश्चन इज, here are some words and phrases which are generally used by the lawyers. ये यहाँ आपको कुछ शब्द और फ्रेज मिलेंगे जिनका उपयोग अधिकतर सामान्यतया लॉयर्स करते हैं, वकील करते हैं। राइट देयर मीनिंग्स, उनकी मीनिंग्स लिखिए, एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस, और अपने सेंटेंसेस में इनका यूज़ करिए। तो ये देखिए, इसमें पहला वर्ड है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट आपने पढ़ा है, कंटेस्ट होता है, क्वेरल होता है। इसके जो अंडरस्टैंडिंग वाली एलोबरेटिंग वीडियोज़ थी उसमें हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं। डिस्प्यूट अ क्वेरल बिटवीन टू पार्टीज़, दो पार्टियों के बीच में जो झगड़ा होता है उसको डिस्प्यूट कहते हैं लीगल टर्म में, कोर्ट की भाषा में। इसका एग्जाम्पल देखिए, आप भी अपने से एग्जाम्पल बना सकते हैं। हमने कुछ यहाँ एग्जाम्पल्स अपने से दे दिए हैं। तो इसका यूज़ अगर करना है आपको डिस्प्यूट का, तो आप कह सकते हैं दे हैड डिस्प्यूट ओवर द प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी के ऊपर उनमें डिस्प्यूट है, उनमें झगड़ा चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मैंने बताया था आपको, वाद विवाद, बहस, जिरह होती है। इसकी मीनिंग देखिए, डिस्कशन बेस्ड ऑन रीजनिंग, यानी आप तर्क वितर्क कर रहे हैं अपने कारण देते हुए, उसका जो उसके पीछे बैकग्राउंड है, उसका रीज़न है, तो उसे आर्ग्यूमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मोहन पुट हिज आर्ग्यूमेंट्स बिफोर द कोर्ट। मोहन ने अपने तर्क वितर्क जो भी थे वो कोर्ट के सामने रखे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए है लॉ। लॉज, ये लॉज क्या होते हैं, कानून क्या होते हैं? तो देखिए, रूल्स इस्टेब्लिश्ड बाय अथॉरिटीज़। जो अथॉरिटीज़ होती हैं, जो संस्थाएं होती हैं, जिनका काम ही होता है रूल्स बनाना, रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे आपका पार्लियामेंट हो गया, या तो कोई अथॉरिटी हो गई, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो गया, या तो चीफ मिनिस्टर ऑफिस हो गया, जितने भी आर्डर्स, सर्कुलर्स होते हैं वो। उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखिए,
वी शुड ओबे द लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी लॉज हैं उनको हमें मानना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं लॉर्डशिप। लॉर्डशिप ये क्या है? ये एक टाइटल है, एक संबोधन है किसी का जो एक डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी होती है, रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी होती है। एग्जाम्पल देखिए, योर लॉर्डशिप शुड शो मर्सी ऑन मी, जज साहब या महोदय आप मुझ पर दया कीजिए। मर्सी, मर्सी यानी दया होती है, और शुड का प्रयोग फ्यूचर के लिए भी होता है। जनरली एक ये सिंपल एडवाइस के लिए भी होता है और एक फ्यूचर के लिए। इसके बाद है अमाउंट्स टू। अमाउंट्स टू आपने इस पोएम में पढ़ा था, जिसका मतलब होता है इक्वल्स टू, के समान, के बराबर। इसका एग्जाम्पल देखिए, हिज विजडम अमाउंट्स टू अ लार्ज सम ऑफ मनी, उसकी जो विजडम है, उसकी जो बुद्धि है, वो एक बहुत बड़े पैसे के समतुल्य है, के बराबर है। मतलब चाहे उसकी विजडम्स देख ली जाए, चाहे एक तरफ बहुत सारा पैसा देख लिया जाए, वो उसके समान है। उसके बाद है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मीन्स आप जानते हैं निरीक्षण करना होता है, देखना, कुछ पाना होता है, फाइंड करना, टू सी और टू फाइंड। सेंटेंस देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट्स ऑब्जर्व्ड द मॉन्यूमेंट। आर्कियोलॉजिस्ट जो था उसने मॉन्यूमेंट का निरीक्षण किया, उसको देखा, जांच पड़ताल की उसकी। उसके बाद नेक्स्ट है केस। केस मुकदमा जिसको आप लोग कहते हैं कोर्ट की भाषा में। इसका मतलब क्या है? अ लॉसूट, एक मुकदमा है जो पार्टियों के द्वारा कोर्ट में सामने प्रस्तुत किया जाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, ही फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड, उसने अपने मकान मालिक के खिलाफ केस कर दिया, लॉसूट कर दिया कोर्ट में। इसके बाद देखिए है नेक्स्ट कंडेम। कंडेम मीन्स होता है कंडेम, कंडेम मीन्स टू पनिश, दंड देना। तो यहाँ एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज कंडेम्ड टू डेथ, उसको मृत्यु की सज़ा हुई है। ठीक है, तो ये कंडेम का यूज है। उसके बाद अगला देखिए, शिफ्टिंग हिज साइड। शिफ्टिंग हिज साइड का मतलब होता है अपना पाला बदलना, या जिस बात को हम अभी तक कह रहे थे उससे मुकर कर किसी दूसरे पक्ष में चले जाना। तो यहाँ लिखा है इसकी मीनिंग, स्पीकिंग इन फेवर ऑफ अदर पार्टी, दूसरी पार्टी के पक्ष में बोलने लगना। इसका आंसर सेंटेंस देखिए, द लॉयर हैज शिफ्टेड हिज साइड, लॉयर ने अपनी शिफ्ट, अपना पाला बदल लिया, अपना पार्टी बदल ली। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्लीड। ये क्या है? रिक्वेस्ट होती है जनरल टर्म में, और कोर्ट की भाषा में अप टू प्रेजेंट अ केस टू अ कोर्ट, कोर्ट के सामने अपना केस प्रस्तुत करना, केस प्रेजेंट करना, वो प्लीड भी होता है। तो एग्जाम्पल देखिए, द कंपनी एम्प्लॉयड अ न्यू लॉयर टू प्लीड इट्स केस, कंपनी ने एक नए लॉयर को एम्प्लॉय किया है अपना केस कोर्ट के सामने रखने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है डिक्रीड। डिक्रीड मीन्स गेव अ लॉफुल डिसीजन, कानूनी रूप से कानून सम्मत डिसीजन देना। तो उसका आप यूज देख लीजिए, द जज डिक्रीड टू अबॉलिश द कास्टिज्म, जो जाति प्रथा है उसको एबॉलिश मतलब नष्ट कर देने का, जड़ से बंद कर देने का निर्णय जज ने दिया है। तो ये कुछ वर्ड्स है जो कि कोर्ट की लैंग्वेज में यूज होते हैं, कोर्ट में यूज होते हैं, और उनके हमने मीनिंग और उनके सेंटेंसेस बनाए। इसके आगे चलते हैं तो आपको देखिए क्वेश्चन मिलेगा, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड कंफर्म द डिक्शनरी। नीचे दिए गए सेंटेंसेस को पढ़िए और डिक्शनरी से कंफर्म करिए टू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंटेस्ट। कंटेस्ट की मीनिंग हर सेंटेंस में देखिए कि डिक्शनरी के आधार पर वहाँ उसका क्या मतलब होगा इन द सेंटेंसेस, वाक्यों में। तो चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस है, आई इंटेंड टू कंटेस्ट, आई इंटेंड टू कंटेस्ट द जजेस डिसीजन इन अनदर कोर्ट। मैं जज के डिसीजन का दूसरे कोर्ट में क्या करूँगा। अब यहाँ कंटेस्ट की मीनिंग देखिए, तो इसका आंसर है चैलेंज। मैं जज के डिसीजन को चैलेंज करूँगा। तो यहाँ कॉन्टेस्ट की मीनिंग हुई चैलेंज, मतलब ये कहता है कि इसी कॉन्टेस्ट की कई जगह कई मीनिंग्स होती हैं। तो सेकंड देखिए, देयर इज अ कॉन्टेस्ट फॉर द लीडरशिप ऑफ द पार्टी।
पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा, इस बारे में कॉन्टेस्ट है, क्या है, लड़ाई झगड़ा है, स्ट्रगल है। तो यहाँ कॉन्टेस्ट का मतलब है स्ट्रगल। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, देयर इज गोइंग टू बी अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट इन अवर स्कूल। अपने स्कूल में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने जा रहा है। तो यहाँ कॉन्टेस्ट का मीन्स हुआ इवेंट इन विच पीपल compete, ऐसी इवेंट जिसमें लोग भाग लेते हैं, कंपटीशन उसी से बना है। compete ये एक वर्ब फॉर्म है। यहाँ आप देखिए थोड़ा सा देयर में ई एक एक्स्ट्रा लग गया है दोनों में, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला है एज अ प्रोटेस्ट द पार्टी हैज डिसाइडेड नॉट टू कंटेस्ट दिस इलेक्शन। विरोध के रूप में, विरोध प्रदर्शित करने के लिए पार्टी ने डिसाइड किया है कि वह इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ कंटेस्ट की मीनिंग फाइट है कि वह इलेक्शन फाइट नहीं करेंगे, इलेक्शन में नहीं लड़ेंगे। और पांचवा है क्रिकेट इज अ हॉटली कंटेस्टेड गेम। क्रिकेट जो है काफ़ी कंटेस्टेड गेम होता है। तो इसमें कंटेस्ट की मीनिंग है डिबेटेड और इंडल्ज्ड। इंडल्ज्ड मीन्स होता है शामिल होना। तो क्रिकेट में जो है बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी का खेल होता है, मतलब इसमें टेंस माहौल होता है अंतिम तक, 3 घंटे 4 घंटे जो भी मैचेस हैं। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन आता है, से द फॉलोइंग एंड पॉइंट आउट द डिफरेंस। इन चीज़ों को बोल के देखना है और इनमें फिर अंतर पहचानना है कि इन दोनों को बोलने में क्या अंतर है और उनकी मीनिंग में भी क्या अंतर है। तो चलिए पहला देखते हैं। तो इधर एक साइड आपको वर्ड मिलेंगे, दूसरे साइड उनकी मीनिंग मिलेंगी और उनको मैं बोलता भी चलूँगा। तो पहले देखिए, पहला वर्ड है, इसको कैसे बोलेंगे आप भी प्रयास करिएगा मेरे साथ। कैंट टेस्ट। कैंट टेस्ट मतलब कैन नॉट टेस्ट, अनेबल टू एग्जामिन, मतलब परीक्षा देने में या परीक्षण करने में असमर्थ हो तो उसे कहते हैं कैंट टेस्ट। इसी का मिलता जुलता एक प्रोनंसिएशन है, एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट मीन्स होता है स्ट्रगल। यहाँ क्या है, कैंट टेस्ट, यहाँ कॉन्टेस्ट। फिर अगला देखिए नॉज। नॉज, नॉज क्या है, अ रिम ऑफ फेस विथ स्मेलिंग पावर। ये एक अंग है जो फेस में होता है और उसमें सूंघने की शक्ति होती है। और उसी की तरह एक मिलता जुलता प्रोनंसिएशन है, इसको नाउज बोलते हैं। नाउज, नाउज इसमें ये डिप्थोंग कहलाता है। जब दो स्वरों का मिक्स होता है उसे डिप्थोंग कहते हैं। तो यहाँ नाउज, ये नाउज, ये नाउज। तो नाउज यू नो पजेस द नॉलेज, मतलब कोई भी ज्ञान है, कोई भी जानकारी है आपके पास है तो उसे कहते हैं नॉलेज, मैं जानता हूँ। उसके बाद देखिए आई स्क्रीम। आई स्क्रीम मतलब आई एल, मैं चिल्लाता हूँ, है ना, इसकी मीनिंग ये है। स्क्रीम माने चीखना, चिल्लाना। और उसी की तरह एक और प्रोनाउंसिएशन आपको मिलेगा आइस क्रीम। आइस क्रीम, ओके। व्हाट इज आइस क्रीम, फ्रोजन आइस फॉर ईटिंग। खाने के लिए जो हम आइस फ्रोज कर देते हैं, जमा देते हैं, उसको आइस क्रीम, मतलब बहुत छोटा माइनर अंतर होता है बोलने में। आई स्क्रीम, आइस क्रीम, ओके। द नेक्स्ट वन, इसमें देखिए पहला है अ गेन। अ गेन मतलब सम प्रॉफिट। गेन मीन्स होता है कमाना, ठीक है। तो ये सम प्रॉफिट हो गया, लेकिन उसी के एक समान है अगेन, मतलब मिक्स बोलेंगे तो अगेन मीन्स वंस मोर, एक बार फिर से। तो इनको बोलकर आपको अभ्यास करना है। अंग्रेजी में है रॉयल, 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 ऑयल, ओके, रॉयल। अ पर्सन हु प्रैक्टिस लॉ, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, हु प्रैक्टिसेस लॉ, ऐसा व्यक्ति जो लॉ की प्रैक्टिस करता है उसे रॉयल कहते हैं। या ओके। द नेक्स्ट वन इज रॉयल। रॉयल, इसमें रॉयल, ये रॉयल। रॉयल, रॉयल क्या होता है, जो झूठ बोलता है। वन हु टेल्स लाई, जो झूठ बोलता है। उसके बाद एक है लॉ, अ रूल एस्टेब्लिश्ड बाय अथॉरिटी, किसी भी अधिकरण द्वारा, किसी भी संस्था द्वारा कोई नियम प्रतिपादित करना, उसे लॉ कहते हैं। और एक है लॉ,
रॉ, ये बिलो द यूजुअल, सामान्य से नीचे होना, इसे लो कहते हैं। उसके बाद अ माउंट, माउंट मीन्स चढ़ना होता है या किसी चीज़ पर रखना होता है, तो इसकी मीनिंग है अ हॉर्स ऑन व्हिच समवन इज सिट, एक ऐसा घोड़ा जिस पर कोई बैठता है तो उसे माउंट बोलते हैं, माउंटेड, ओके। और एक होता है अमाउंट, अमाउंट, अमाउंट मीन्स सम ऑफ मनी, बस पैसा, रुपया। उसके बाद है एक मोमेंट, 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 अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, समय का एक छोटा हिस्सा। और एक होता है मूवमेंट, मूवमेंट, चेंजिंग पोजीशन, अपनी स्थिति बदलना, एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, ये क्या है, मूवमेंट। तो इस प्रकार से हमने वोकैबुलरी के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच, लगभग 25 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द पॉइंट इन डिस्प्यूट बिटवीन द नोज एंड आइज, नाक और आँख के बीच में झगड़े का पॉइंट क्या था। व्हाट वाज द पॉइंट इन डिस्प्यूट बिटवीन द नोज एंड आइज, आँख और नाक के बीच में झगड़े का कारण क्या था। तो आंसर देखिए, द पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द नोज एंड द आइज वाज देयर क्लेम ऑन द ऑनरशिप ओवर द स्पेक्टेकल्स, आँख का और नाक का ये दावा किसका, ओनरशिप का, मालिकाना हक का स्पेक्टेकल्स के ऊपर, यही झगड़े का कारण था। मतलब स्पेक्टेकल्स किसके होंगे, ये झगड़े का पॉइंट था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन, सो टंग वाज द लॉयर एंड आर्ग्यूड द केस with a great deal of skill and big full of learning, while Chief Baron Ear set to balance the laws, so famed for his talent in nicely discerning. इसकी मीनिंग आपको बतानी है, इसको एक्सप्लेन करना है। मैंने बताया था कि इस केस में टंग जो है लॉयर का काम कर रही है, जो कि बहुत स्किलफुल है, बहुत नॉलेजेबल है, लर्निंग उसकी अच्छी है। और जबकि जो चीफ बैरन है, जज है, उसने ईयर जो है चीफ बैरन का कार्य किया था और वो लॉ को बैलेंस करने के लिए बैठा था। सो फेम्ड फॉर हिज टैलेंट इन नाइसली डिसर्निंग, जो कि अच्छे या बुरे, राइट और रॉन्ग के बीच में डिस्क्रिमिनेट करने में बहुत अच्छा था। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इन द डिस्प्यूट टंग एक्टेड एज अ लॉयर, आप जान गए, एंड प्रेजेंटेड द आर्गूमेंट्स विथ अ ग्रेट डील ऑफ स्किल एंड लर्निंग। द ईयर प्लेड अ रोल ऑफ चीफ बैरन, चीफ जज भी लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज़ फेमस फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन राइट और एंड रॉन्ग। तो इस झगड़े में टंग ने लॉयर का काम किया था। उसने कोर्ट में बड़ी ही चतुराई से, बड़े ही नॉलेज के साथ उसके केस प्रस्तुत किया था, और जो ईयर था वो मुख्य जज के रूप में था, और वह राइट और रॉन्ग को डिस्क्रिमिनेट करने में, अलग अलग देखने में बहुत अच्छा था। इसके बाद आगे देखिए, से थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वर द आर्गूमेंट्स गिवन बाय द लॉयर इन फेवर ऑफ द नोज एज द ऑनर ऑफ द स्पेक्टेकल। मतलब नोज के चश्मे के ऊपर, चश्मे का मालिक होने के पक्ष में लॉयर ने क्या क्या तर्क दिए थे, क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए थे कोर्ट में, उनको लिखना है। तो आप यहाँ चाहे तो पैराग्राफ में लिख लीजिए, चाहे तो पॉइंट बाय पॉइंट लिख लीजिएगा। यू कैन राइट इट इन ए पॉइंट और इन ए पैराग्राफ। द लॉयर सेड, वकील ने कहा, कौन वकील, टंग थी, that the nose had been wearing the spectacles since the time immemorial। कहते हैं लॉयर कि चश्मे कान में पहने जा रहे हैं जब से ये दुनिया बनी है, यानी इमेमोरियल है, जिनको हम याद नहीं कर सकते, कब से चश्मे को नाक पहन रही है, होल्ड कर रही है। स्पेक्टेकल्स हैव अ ब्रिज टू सिट ऑन द नोज प्रॉपरली, इसीलिए स्पेक्टेकल्स में एक बीच में ब्रिज होता है जो नाक में प्रॉपरली ठीक से सेट हो जाता है। अ मैन विदाउट नोज कैन नॉट वियर स्पेक्टेकल्स, बिना नाक वाला व्यक्ति चश्मा नहीं पहन सकता है, स्पेक्टेकल्स नहीं वियर कर सकता है। दीज वर द आर्गूमेंट्स, ये उसके आर्गूमेंट्स थे। नाउ मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। What is the fourth question here? Look at the question.
हु प्लीडेड द केस ऑन बिहाफ ऑफ द आइज एंड टू व्हाट इफेक्ट। आई के पक्ष में, बिहाफ मीन्स होता है फेवर में, पक्ष में किसने प्लीड किया था और उसका प्रभाव क्या हुआ। तो देखिए आंसर, द टंग प्लीडेड द केस ऑन बिहाफ ऑफ द आइज। टंग ने उसके पक्ष में, आई के पक्ष में प्लीड किया, मतलब अपना कोर्ट में आर्गूमेंट प्रस्तुत किया। प्रेजेंटिंग द केस आपने पढ़ा अभी, प्लीडेड का मतलब। द जज रिफ्यूटेड देम, आई के पक्ष में जो उसने प्लीडेड किया, आर्गूमेंट किया, उसको जज ने नकार दिया, उसको मानने से इनकार कर दिया। बिकॉज ही डिड नॉट फाइंड दोज आर्गूमेंट्स, क्योंकि जज ने उन आर्गूमेंट्स को नहीं पाया वाइज एंड इफेक्टिव, ज़्यादा ज्ञानवर्धक, ज़्यादा तर्कपूर्ण, ज़्यादा प्रभावी। इनफ इन कंपेरिजन टू द आर्गूमेंट्स इन द फेवर ऑफ नोज, उसने उसके सारे तर्कों को नकार दिया क्योंकि उसके जो तर्क थे वो उतना वाइज, उतना इफेक्टिव नहीं थे जितना कि नाक के पक्ष में दिए गए आर्गूमेंट्स थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इन हुज फेवर डिड द जज डिसाइड द केस एंड हाउ डिड ही डू सो। किसके पक्ष में जज ने निर्णय दिया और उसको उसने किया कैसे, किस प्रकार से डिसीजन हुआ। तो आंसर देखिए, द जज डिसाइडेड द केस इन फेवर ऑफ द नोज। जज ने नोज के फेवर में केस का फैसला किया था। ही डिड सो, उसने ऐसा इसलिए किया या इस पर क्यों किया, ऐसे किया। ही डिड सो आफ्टर हियरिंग द आर्गूमेंट्स ऑफ बोथ पार्टीज, उसने फैसला जो है दोनों पार्टियों के आर्गूमेंट को सुनने के बाद किया। एंड फाउंड द आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ द नोज मोर वाइज, और उसने नाक के पक्ष में दिए गए आर्गूमेंट्स को ज़्यादा उचित पाया। ही डिक्लेयर्ड दैट, उसने ये घोषणा कर दी, फैसला दिया कि आइज शुड बी शट, आइज बंद हो जानी चाहिए। व्हेन एवर द नोज पुट हिज स्पेक्टेकल्स ऑन, जब भी नाक अपने चश्मों को होल्ड करे। इस प्रकार से आपके 25 वर्ड्स के आंसर समाप्त होते हैं। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स ईच। हर प्रश्न का आंसर आप 50 शब्दों में दीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इन दिस पोएम कॉपर, विलियम कॉपर, द पोएट ऑफ दिस पोएम, इन दिस पोएम कॉपर हैज़ यूज्ड द लैंग्वेज एंड बैकग्राउंड ऑफ द कोर्ट रूम। यहाँ इस पोएम में कोर्ट रूम की बैकग्राउंड और भाषा का यूज किया है कॉपर साहब ने टू प्रोवाइड ह्यूमरस इफेक्ट, मजाकिया लहजे में या मनोविनोद के रूप में इस पोएम को रखने के लिए। इसको एक्सप्लेन कीजिए। आंसर देखिए, इन द पोएम द पोएट हैज़ यूज्ड द लैंग्वेज एंड बैकग्राउंड ऑफ द कोर्ट रूम। यहाँ जो लैंग्वेज है और जो उसका बैकग्राउंड है वहाँ कोर्ट रूम का यूज़ किया है, कोर्ट रूम की लैंग्वेज और बैकग्राउंड का। ही डिड सो बिकॉज ही वांटेड टू प्रोड्यूस अ ह्यूमरस इफेक्ट, क्योंकि वह इस पोएम को थोड़ा हंसी मजाक से भरी हुई बनाना चाहते थे। इन द पोएम द नोज एंड द आइज आर टू अपोजिट पार्टीज, इसमें आँख और नाक दो अपोजिट पार्टीज थीं। अ स्ट्रेंज डिस्प्यूट क्रॉप्ड अप, एक अजीब सा झगड़ा सामने आ गया था। क्रॉप अप मीन्स होता है टू कम, ओके, बिटवीन देम, उनके सामने। बोथ ऑफ देम हैव क्लेम्ड देयर राइट ओवर द स्पेक्टेकल्स, दोनों लोग चश्मे के ऊपर अपना अधिकार जता रहे थे। टंग एक्टेड एज अ लॉयर, इस केस में टंग ने लॉयर का काम किया। द ईयर प्लेड द रोल ऑफ द चीफ जज, और ईयर ने चीफ जज का रोल किया टू बैलेंस द लॉ। द पोएट हैज़ यूज्ड लीगल लैंग्वेज, कवि ने कानूनी भाषा का यूज़ किया है, जैसे आर्ग्यू, डिस्प्यूट, ऑन बिहाफ ऑफ योर लॉर्डशिप एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टाइटल रिपोर्ट ऑफ एन अजज्ड केस। रिपोर्ट ऑफ एन अजज्ड केस से आप क्या समझते हैं, इसका क्या मतलब है। तो यहाँ मैंने बताया था कि एक निर्णयकारी केस की रिपोर्टिंग इसका मतलब था कि एक केस था जिसमें कोई आउटकम आया है, कोई फैसला आया है और उसकी रिपोर्टिंग की गई है। आंसर देखिए, द टाइटल रिपोर्ट ऑफ एन अजज्ड केस डील्स विथ अ स्ट्रेंज डिस्प्यूट बिटवीन द नोज एंड द आइज। ये जो है
टाइटल जो है वो नोज और आइज़ के बीच में एक अजीब स्ट्रेंज झगड़े की रिपोर्टिंग है। इट वाज डिसाइडेड ऑफिशियली इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और इसको कोर्ट में डिसाइड किया गया है ऑफिशियली। द पोएम प्रेजेंट्स अ रिपोर्ट, और ये पोएम उसी कोर्ट में जो गतिविधि हुई थी उसको रिपोर्ट किया है ऑन द सेम केस। इन दिस केस द टंग वर्कड एज अ लॉयर फ्रॉम बोथ साइड, इस केस में टंग ही दोनों पार्टीज के बीच में के फेवर में आर्गूमेंट की थी। द ईयर सेट लाइक द चीफ बैरन, और ईयर आप कई सारे प्रश्नों में इस आंसर को देख चुके। द ईयर सेट लाइक द चीफ बैरन, और ये चीफ जज के रूप में काम किया ईयर कान, टू बैलेंस द लॉ। एट लास्ट, अंत में, ह्यूमरसली इनफ, बड़े ही मजाकिया अंदाज में, द केस वाज डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ नोज, जो केस था वो नोज के फेवर में डिसाइड कर दिया गया। इस प्रकार से आपके इस रिपोर्ट ऑफ एन अजज केस की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इसका राइटिंग सेक्शन है, इसमें 2 क्वेश्चन हैं जिसको आपको करना है, तो आप इसको प्रयास करिएगा, क्योंकि राइटिंग सेक्शन सबसे पहले स्टूडेंट को करना है। अगर उसमें कोई समस्या होती है तो हम आपको अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।